अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक तकरीर की और उसमें उन्होंने कुछ बातें की और उन्होंने जो ये कहा कि हवाला दिया, एक तारीख़ी हवाला दिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि सपह सलार थे इस्लामी फ़ौज के, उनको ओहदे से हटा दिया। इस बात से और इस मौके पर यह बात की गई कि जिस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अफवाहें भी गर्दिश में कर रही हैं और कुछ हक़ाइक़ भी है ऐसे कि जिन पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आरा आ रही हैं, लोगों की ओपिनियंस आ रही हैं, एक अनसर्टेनिटी सी है। उस मौके पर ऐसी बात करने के एक तारीख़ी हवाला दिया कि सपा सलार को जो है वो ओहदे से हटाने की एक मिसाल जो है वो इस्लामी तारीख़ में मौजूद है। इस किस्म की बहुत सी मिसालें जो हैं वो बाद में की भी मौजूद हैं और उनके बाद क्या हुआ ये भी जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं, इन पर बात करते हैं। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान बड़ी मुश्किल से जो है वो काबू आते हैं, तो अभी भी काबू तो नहीं आए हुए लेकिन खैर साथ मौजूद है। तो मती साहब, आप चूँकि आपका एक फ़ौज का भी बैकग्राउंड है, आपके वालिद जो हैं वो एक फ़ौज के अफसर थे, आपके भाई जो है वो कमीशन अफसर थे, आप भी बनते बनते रह गए। तो ये बताइए कि ये जो इस मौके पर इस किस्म का जो है वो रेफरेंस देना और इसमें आपको देखें, इसमें एक मज़ीद डेवलपमेंट ये है कि इसहाक खाकवानी जो कि पानामा केस का रूहे रवान थे, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो अपनी रिजर्वेशन ज़ाहिर की हैं कि जी एक इस किस्म के मौके पर जब आप 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक तकरीब में ये वाला रेफरेंस देना, एक सपह सलार को हटा दिया गया, तो ये मुनासिब नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो मौजूदा सूरत हाल में इसमें गैर यकीनी में ज़्यादा इजाफा होगा या कमी होगी या क्या होगा? बहुत शुक्रिया असद मलिक साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, बार बार आप कह रहे हैं इस मौके पर, इस सूरत हाल में। मैं तो थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि ये कौन सा मौका और कौन सी सूरत हाल है, जो आपकी इंट्रोडक्शन से तो मुझे समझ नहीं आई। तो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि ये ऐसी कौन सी सूरत हाल है या मौका है कि जिस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये बयान जो है वो बाइस दिलचस्पी है आपके लिए भी। तो थोड़ा सा आप भी बता दें, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, मतीउल्लाह जान के साथ बात करना जो है ना नहीं, वो एक्सप्लेन कर नहीं, वो मैं बिल्कुल, मतीउल्लाह जान एक बहुत अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी हैं और ये अपने जब प्रोग्राम्स टीवी चैनल पे भी जब करते थे और उसमें भी और बाद में अभी भी, तो इनकी कोशिश होती है कि जो दूसरा बंदा है वो खुद ही मुंह से बता दे तो फिर बाद में ये उसको फिर आगे पीछे उसके साथ खेलते रहें। तो नाज़रीन, इस वक्त बात ये है, मैंने एक कुछ दिन पहले एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन थी, वो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि शायद ये मामूल के मुताबिक पोस्टिंग वगैरह हुई हैं, ट्रांसफ़र्स वगैरह हुई हैं, जिसमें DGISI की पोस्टिंग थी, कोर कमांडर पेशावर, उनको लगा दिया गया और जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है उनको DGISI लगा दिया गया। तो इस बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान ख़ान जो है वो इन चीज़ों से नाखुश हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले भी थी कि इमरान ख़ान जो थे वो इनको कंटिन्यू कराना चाहते थे और ये चाह रहे थे कि आखिरी जो 6 माह में इनको जो है वो कोर कमांडर लगा दिया जाए और उसके बाद फिर इनकी जो फर्दर जो उनकी प्रमोशन होगी तो फिर इनको उस वक्त कंसीडर किया जाए। लेकिन जो ये यहाँ पर जो है ये भी बात चल रही थी, जो हमारे ज़राए थे उन्होंने हमें बताया था कि जो कोर कमांडर्स हैं वो इस बात पे कि एक शख्स को इंडिस्पेंसिबल नहीं होना चाहिए कि आपने अगर अपना 3 साल का टेन्योर आपका जून में मुकम्मल हो गया DGISI का, तो उनको उसके बाद उनकी पोस्टिंग बनती थी, उनको पोस्ट कर देना चाहिए था। खान साहब अगर उनकी जो ख्वाहिश थी उस पर यही था कि इन्होंने 3-4 महीने उनको मज़ीद जो है वो मज़ीद कर दिया, तो अभी उनको पोस्टिंग किया गया और खान साहब जो है वो इस पे नाखुश हैं। ये एक बात थी और इसमें मुझे हमें ये भी पता चला कि उनको ये भी खान साहब को मैसेज दिया गया कि ये सिर्फ
एक फ़र्द वाहिद का डिसीजन नहीं था इनकी पोस्टिंग, बल्कि ये एक कोर कमांडर मीटिंग में जो है ये इस बात का फैसला हुआ था, ये उनका डिसीजन था कि ये पोस्टिंग होनी चाहिए। ये एक इसका बैकग्राउंड था। और इसमें आप अभी ये एक चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है वज़ीर आज़म जो है वो ये कह रहे, उन्होंने एक रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा जी कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो हज़रत खालिद बिन वलीद का जो है वो रेफरेंस है, उसमें भी ये एक बात इस तरह से थी कि जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे वो सपा सलार थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौर में भी उन्होंने जो है वो काफ़ी इलाके फ़तह किए। हज़रत उमर के दौर में भी जो है उन्होंने काफ़ी फतवात किए और बहुत बड़ी आर्मी के जो है बड़ी ताकतवर आर्मी के वो सपा सलार थे। और उनसे जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफ़ा माल गनीमत के बारे में जब सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि ये रवायत है कि उन्होंने कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कभी मेरे से नहीं पूछा था माल गनीमत का। तो इस बात पे जो है वो उनको माजूल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद माजूल होने के बावजूद वो इस्लामी लश्कर में एक आम शाह सवार के तौर पे वो जंगों में शिरकत करते रहे। ये इसका तनाज़र था, इस बात का एक बैकग्राउंड था। तो अब आप बताएं कि ये इस मौके पर जो है ये बात की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या मैसेज दे रहे थे, वो क्या बता रहे थे? और ये जो है वो ज़ाहिरी बात है रूहानी मतलब एक मजहबी बातें हैं, रूहानियत की बातें हैं, ये कहाँ से उनको बात आई और वो कैसे की उन्होंने? जी मलिक असद साहब, आपने जो ज़बरदस्त जो पस मंज़र बताया है, जो तज्ज़िया किया, मैं मुकम्मल तौर पे उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और आपने दुरुस्त कहा कि कोर कमांडर्स का ये डिसीजन था और ये किसी फ़र्द वाहिद का डिसीजन नहीं था। और फिर आपने ये भी कहा कि चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो थे वो इस फ़ैसले से नाखुश थे। और मगर आप अब जो सवाल कर रहे हैं कि इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में रबीउल अव्वल के अशरे के आगाज़ में जो उन्होंने तकरीर की उसमें खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद का मिसाल देने का क्या मकसद था, जो मैं थोड़ा सा समझ सका हूँ। और खान साहब की तकरीर में बहुत कम बातें समझ आती हैं। वो शायद ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसमें क़यादत की सलाहियतों की कमी है, और हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, यूनिवर्सिटीज़ के, और जो इवन आम लोग हैं उन्हें कॉन्सेप्ट का पता नहीं है। रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट था उसकी इक़दार का, उसकी वैल्यूज़ का पता नहीं है, और इस वजह से हम लोग लीडर नहीं पैदा कर रहे। तो खान साहब इस तनाज़ुर में कह रहे थे कि लीडरशिप तो वो होती है, जो उन्होंने फिर एक मिसाल दी कि जो फ़ैसले करती है और फिर उस पर एक्शन होता है और अमल दरामद भी होता है। तो पता नहीं खान साहब जो हैं वो किस हवाले से ये बात कर रहे थे, मगर मुझे इसलिए हैरानी हुई कि ख़ुद खान साहब जो हैं बहुत से फ़ैसले वो ख़ुद नहीं कर पाते और फ़ैसले कहीं और हो रहे होते हैं। और वो जिस तरह तकरीरों में लोगों को लीडरशिप का सबक दे रहे होते हैं तो लोग उनकी तकरीरों पे मुस्करा ही सकते हैं, जैसा कि बहुत से उनके गुज़रा भी मुस्करा रहे होते हैं। और उसके अलावा उनकी तकरीरों को तो संजीदा कोई भी नहीं लेता। अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान लीडरशिप की मिसाल देते हुए खालिद बिन वलीद का ज़िक्र करते हैं तो फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि हज़रत खालिद बिन वलीद कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई परवेज़ खट्टक नहीं थे कि जिनको उनकी वज़ारत दिफ़ा में भी घुसने नहीं दिया जाता। और फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो इमरान ख़ान भी नहीं थे कि जिनके पूछे बगैर ही जो है सब कुछ मामलात जो हैं वो तय हो जाते हैं, और बाद में आप बतौर वज़ीर आज़म एहतजाज कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, और वो दस्तखत करने से इनकारी हो जाते हैं। तो लीडरशिप अगर आपने नौजवान नस्ल में पैदा करनी है तो सबसे पहले तो आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनियन की सरगर्मियों की आज़ादी दें, बोलने की आज़ादी हो, तहरीर की आज़ादी हो, तकरीर की आज़ादी हो, तहकीक की आज़ादी हो। ये सब आज़ादियाँ हमारी नौजवान नस्ल से छीन ली गई हैं, और महज तकरीरों के अंदर ऐसी चंद किताबें पढ़ के फ़ौरी तौर पे तकरीर में आके उसका हवाला दे देने से मुल्क में कायदाना सलाहियतें नौजवान नस्ल में पैदा नहीं होती। बड़े ठोस इक़दाम करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हज़रत खालिद बिन वलीद था वो एक सपा सलार थे, और उनकी माजूली की जो है उनकी माजूल होने का एक वाक़या जो है उन्होंने बयान किया, तो ये क्या वैसे ही उनके जहन में आ गया होगा या एक उन्होंने सोच समझ के ये बात की होगी?
बाज़ औक़ात वो फिल बदी भी होता है, कुछ बातें हो जाती हैं। मेरे ख्याल में वो फ्राइडियन स्लिप कह लें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इतना सोच समझ के कोई इतना बड़ा जुमला बोल सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा सोचते और समझते तो ऐसा जुमला कभी ना बोलते। लेकिन मेरे ख्याल में एक फ्राइडियन स्लिप थी और वो बड़ी रेलेवेंट बात थी, और यही बात अगर नवाज शरीफ करते तो उसकी समझ आती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते उसकी समझ आती, लेकिन ये बात अगर इमरान खान कर रहे हैं तो वो फ्राइडियन स्लिप ही हो मतलब ज़ुबान फिसल गई, मतलब ज़ुबान फिसल गई बात कर और शायद बाद में सोशल मीडिया के ऊपर जो रिएक्शन आया तो उस पर शायद वो कह रहे होंगे चलो ठीक ही हो गया, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था लेकिन चलो हो गया है। तो अब उसकी वजाहत उनके पास होगी कि मेरी मुराद ये नहीं थी, मेरी मुराद वो थी जो मैंने आपको बताया कि नौजवान नस्ल में कायदाना सलाहियतें नहीं पैदा हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मज़ार पे चले जाते हैं, चर्च के सूटे शूटे लगा लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है इस मज़ार का जो यहाँ पे जो अजीम हस्ती दफन है उनका पस मंज़र क्या है, उनकी तारीख़ क्या है। तो वो उस पस मंज़र में एक बात करते हुए उन्होंने ये बात कर दी। अब आखिरी सवाल आपसे, आप चूँकि बड़ी सिविल सुप्रीमेसी की भी बातें करते हैं, बड़े जनाब उसमें डेमोक्रेसी की भी बातें करते हैं। आप नहीं करते? नहीं, मैं भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आपके साथ जब होता हूँ तब ज़्यादा करता हूँ, अच्छा। मैं कम करता हूँ। अच्छा, कॉफ़ी पी लेते। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए कि जो इमरान खान साहब ने ये बात की कि हज़रत उमर जो है उन्होंने उनको माज़ूल कर, वो जंग के दौरान माज़ूल किया, यानी कि एक ऐसा वक्त था जिस वक्त वो इंडिस्पेंसेबल थे, और वो सैफुल्लाह का उनके पास लक़ब था कि उनको वो ज़ख्मी भी नहीं कभी हुए, इसने इतने मतलब कोई फैटल उनके पास इस तरह इंजरी नहीं भी हुई उनको। ये जो खान साहब ने बात की है, तो आपको इसमें कोई सिविल सुप्रीमेसी की एक झलक नहीं नज़र आई उनमें, ये बात की जब उन्होंने? देखें, खान साहब की इस बात में सिविल सुप्रीमेसी की झलक ढूंढना वैसे ही है जैसे 70 के और 80 के अशरे में सिनेमा घरों के बाहर बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते थे और बड़ी तस्वीरों के बीच लिखा होता था सिर्फ बालगों के लिए, और फिल्म के अंदर कुछ नहीं होता। अच्छा, आपने बड़े विजिट किए वहाँ पे। पैसे ज़ाया किए? नहीं, पैसे ज़ाया किए, ये बात सही है। तो मेरे ख्याल में खान साहब के मुंह से अगर इस तरह की ये बातें कर भी रहे हैं तो इसमें सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं है, लेकिन हमें बतौर सहाफ़ी, बतौर इंटेलिजेंशिया एक बात पे एक कॉज के साथ, एक असूल के साथ खड़ा होना होगा, और वो असूल यही है कि इस तरह के अहम ओहदों पे तैनातियों का अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म को होना चाहिए। और अगर इस वक्त जो भी वज़ीर आज़म है और उससे पूछे बगैर जो भी तरक्कियाँ या तबादले अगर हुए भी हैं तो महज उस पर एक वज़ीर आज़म को एहतजाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस मामले की इंक्वायरी करानी चाहिए कि उनके पूछे बगैर ये अनाउंसमेंट्स हुई कैसे हैं, और उसके ऊपर फिर जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये काफ़ी नहीं है कि नहीं मैं नहीं मानता तो आप पैनल दे दें या कुछ, जैसे कि मुख्तलिफ़ ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में एक वज़ीर आज़म अगर सही मायनों में ख़ुद को रियासत मदीना का सरबराह समझता है तो फिर उसको खलीफा की तरह अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, और फिर वो बतौर सरबराह हुकूमत उसको शिकायत नहीं लगानी चाहिए, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब, आपने जो बात की थी कि वो बालिगों के लिए लिखा होता है, उसमें बालिगों के लिए होता है कि उसमें वायलेंस भी हो सकता है। हाँ। सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसमें 3-4 एस्पेक्ट तो होते मैंने हैं। तो ये कहा ही नहीं है, जिससे आपके ज़हन में कोई दूसरा एस्पेक्ट नहीं, जिससे फिल्म का रेट जो है ना हाँ। कि उसकी मैं वायलेंस के वाले से ही कह अच्छा, वायलेंस के वाले से, आपके ज़हन में कुछ और था शायद। नहीं, मेरे उसमें अच्छा, ब्लड क्योंकि मैंने वजाहत नहीं की थी, अच्छा। आपने कर दी। तो आपका वो आपने जो बात की तो इसमें ये था नाज़रीन के जिस दिन अभी DGISI की अपॉइंटमेंट हुई उससे पहले कुछ कोर कमांडर्स की जो है वो अपॉइंटमेंट की प्रेस रिलीज़ आई थी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन से, और उस प्रेस रिलीज़ में के बाद जो है वो एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान सा होगा कि मच गया कि ये DGISI की नए जो है वो अपॉइंटमेंट की खबर नहीं आई, क्योंकि जो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आर्मी के अंदर जो ट्रांसफ़र्स वगैरह होती हैं कोर कमांडर्स की या उनसे नीचे भी जिनकी, तो वो आर्मी चीफ़ का इस्तेहकाक होता है, वो ख़ुद उनको कहीं पे भी पोस्ट और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि जो ISI है इसकी चूँकि जो हमारा जो स्कीम है जो गवर्नमेंट की जो रूल ऑफ बिज़नेस है
उसमें जो ये कैबिनेट डिवीज़न प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो है ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का इदारा आता है, और इसी वजह से वज़ीर आज़म की जो है वो अप्रूवल होती है और वो उनके दस्तखत के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ये जब ट्रांसफ़र्स हुई थी तो उसमें बड़ी चीज़ें आई, और ख़ुसूसन कामरान ख़ान साहब की जो ट्वीट आई थी कि जी बड़ा अनसर्टेनिटी हो गई है, ये क्या हुआ, नए DGISI जो है उनका क्यों नहीं नाम जो है वो आ रहा, उनकी क्यों नहीं जो है वो नोटिफिकेशन हो रहा। तो उसके वो कुछ देर बाद ISPR से एक प्रेस रिलीज़ भी जो है वो जारी हो गई थी। बहरहाल अभी जो बात हो रही है कि अभी जो मतीउल्लाह जान साहब ने भी बात की कि ख़ान साहब ने जो ये बात की, तो शायद ये उनकी ज़बान फिसल गई होगी, और अल्लाह करे ऐसा ही हो और दोनों जो है वो सफ़े जो है वो ये दोनों एक ही पेज पर रहें। अब हुकूमत भी है उनका, कोई 1.5-2 साल रह गए हैं, तो एक सियासी शहीद भी हो सकता है कि अगर कोई इस किस्म की कोई चीज़ें हो। यासिर तो साहब, आपने जो बात की ना कि जो ISI है वो कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती है, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर ISI के नीचे आ जाता है। मतीउल्लाह साहब, अभी मतीउल्लाह जान जो है वो ज़रा अनफोल्ड हो रहे हैं। तो बस अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।